आज का हमारा टॉपिक है वाइटल साइन। ठीक है, वाइटल साइन में आज पढ़ेंगे हम टेम्परेचर। ठीक है, चलिए वाइटल साइन होता क्या है। वाइटल साइन आर द इम्पोर्टेंट साइन डेट शोज द फंक्शनिंग ऑफ वाइटल ऑर्गन्स। और वाइटल ऑर्गन्स होता क्या है, ब्रेन होता है, हार्ट होता है, लंग्स होता है और वेसल्स होता है, etc। ठीक, तो वाइटल साइन क्या होता है कि ब्रेन, हार्ट, लंग्स और वेसल इस सब के इम्पोर्टेंट फंक्शन को दिखाता है, दर्शाता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग वाइटल साइन बोलते हैं। और वाइटल साइन में क्या होता है, टीपीआर बीपी। ठीक है, वाइटल साइन में क्या होता है, टीपीआर बीपी। ठीक है, टेम्परेचर, पल्स, रिस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर। ठीक, चलिए तो अच्छा क्वेश्चन आता है कि फिफ्थ वाइटल साइन इन द कॉन्शियस पेशेंट क्या होता है, पेन। तो चार तो वाइटल साइन यहाँ हो गया, टीपीआर, टेम्परेचर, पल्स, रिस्पिरेशन, बीपी, ये चार हुआ। आप अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि फिफ्थ वाइटल साइन इन कॉन्शियस पेशेंट, तो आपको बताना है पेन। ठीक है, जैसे एक्सीडेंटल के केस में जो पेशेंट आता है तो कॉन्शियस हुआ तो उसको पेन बताएंगे। ठीक है, अगर अनकॉन्शियस पेशेंट हुआ तो उसका पुपिलरी हम लोग रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, देखिए फिफ्थ वाइटल साइन ऑफ कॉन्शियस अनकॉन्शियस पेशेंट द पुपिलरी रिस्पॉन्स। ठीक है, और सिक्स वाइटल साइन अगर बोलेगा तो ऑक्सीजन सेचुरेशन लेंगे। सिक्स वाइटल साइन क्या लेंगे, ऑक्सीजन सेचुरेशन। फिफ्थ वाइटल साइन क्या लेते थे हम लोग, पेन। ठीक है, कॉन्शियस में, अनकॉन्शियस में पुपिलरी रिस्पॉन्स। ठीक है, देखिए मान लीजिए पेशेंट अनकॉन्शियस है, लेकिन जब पेशेंट अनकॉन्शियस है तो क्या करेंगे हम, उसके आँख पर हम लोग क्या करेंगे, टॉर्च जलाएंगे। ठीक है, टॉर्च जलाने से अगर पेशेंट का पुपिलरी कुछ रिस्पॉन्स कर रहा है तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अनकॉन्शियस पेशेंट का पुपिलरी रिस्पॉन्स, फिफ्थ वाइटल साइन। ठीक है, तो फिफ्थ वाइटल साइन ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट क्या हुआ, पुपिलरी रिस्पॉन्स। ठीक है, देखिए ये अगर लेक्चर अच्छा, जैसे कि अच्छा रिस्पॉन्स मिला आप लोगों की तरफ से, तो हम बीटीसी का पूरा सिलेबस आपको ऐसे ही पूरा थ्योरी के साथ बता देंगे। ठीक है, अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं हुआ तो लास्ट ही मेरा टॉपिक है। ठीक, इसके बाद देखिए टेम्परेचर। टेम्परेचर होता क्या है, तो टेम्परेचर इज द डिफरेंस बिटवीन द हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस। ठीक है, तो ये हीट लॉस माइनस हीट प्रोडक्शन। ठीक है, तो जितना मेरे पास प्रोडक्शन, मान लीजिए कि कोई मेरे पास 10 प्रोडक्ट कर रहे हैं और 5 उसमें लॉस हो जा रहा है, तो मेरा कितना हुआ, 5 ही तो हुआ। तो ठीक है, तो तब हीट प्रोडक्शन माइनस हीट लॉस, यानी जितना पैदा हुआ, जितना घटा। ठीक है, तो उसी को क्या बोलेंगे, टेम्परेचर। द हीट प्रोडक्शन माइनस हीट लॉस डेट इज कॉल्ड टेम्परेचर। देखिए द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच टेम्परेचर इज टेकन डेट इज कॉल्ड थर्मोमीटर। थर्मोमीटर से क्या नापते हैं हम लोग, टेम्परेचर देखते थे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम थर्मोमीटर इन्वेंटेड कौन किए थे, गैलीलियो गैलीली ने। ठीक है, सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन का क्या होता है, ठीक है, सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड क्या होता है, मेजर हीट प्रोडक्शन का जरिया होता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स से कितना मिलता है, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, प्रोटीन 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, और फैट से 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। फैट से ज़्यादा हुआ 9 किलो कैलोरी पर ग्राम, और बाकी सबसे कम है। ठीक है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से 4 है। ठीक, देखिए अगर क्वेश्चन में आपसे पूछे कि 30 ग्राम किसी ने फैट खाया है तो उसका टोटल एनर्जी बताइए। ठीक है, तो 30 ग्राम किसी ने फैट खाया है तो टोटल एनर्जी। अच्छा, तो देखिए एक किलो 1 ग्राम के लिए एनर्जी कितना है, 1 ग्राम के लिए आपको 9 किलो कैलोरी एनर्जी है। ठीक है, तो फैट में देखिए 1 ग्राम के लिए 9 किलो कैलोरी है, तो हमको कितना दिया हुआ है, 30 ग्राम। तो 30 ग्राम से गुना करेंगे 9 से, तो क्या हो जाएगा, 270 किलो कैलोरी आंसर हो गया। ठीक है, और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड को होता है। ठीक है, देखिए मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी निकालता है। ठीक है, और इस एनर्जी को एटीपी एनर्जी है, जो हीट प्रोडक्शन के फॉर्म में होता है माइटोकॉन्ड्रिया से। आप लोगों में पढ़े होंगे माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो एनर्जी पैदा करता है, एटीपी निकालता है। ठीक है, अब देखिए
दूसरा है स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड। ठीक है, देखिए स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड बोलते हैं। ठीक है, जिसे मान लीजिए हम खाना खाए तो खाना खाने में, उसको पचाने में, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब करने में, उसको एक्सक्रीशन यानी निकालने में एनर्जी तो लगता ही लगता है। यानी फूड को ब्रेक डाउन करने में, फूड को डाइजेशन करने में, फूड को एब्जॉर्प्शन करने में, फूड को कंजप्शन करने में, ठीक है, फूड को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, इस सब में सारे में एनर्जी तो लगता ही लगता है। तो उसी को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड, या इसको थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड बोलते हैं। तो इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी बाय कंजप्शन, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड। ठीक है, देखिए प्रोटीन को पचाने में लगभग 30% एनर्जी लगता है। ठीक है, तो प्रोटीन को पचाने में कितना परसेंटेज एनर्जी लगता है, 30% एनर्जी लगता है। उसी तरह मिक्स्ड डाइट, यानी मिक्स्ड डाइट आप खा रहे हैं तो उसको पचाने में 12% एनर्जी लगाता है। कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो उसको पचाने में 5 से 6% एनर्जी आपको लगता है। फैट खा रहे हैं तो उसको पचाने में 4%। देखिए तो सबसे ज़्यादा पचाने के लिए, मतलब डाइजेशन के लिए किस में एनर्जी लग रहा है, प्रोटीन में, और सबसे कम फैट में। यही कारण है। देखिए अगर हम लोग प्रोटीन खाते हैं तो सबसे ज़्यादा एनर्जी इसमें लगता है पचाने के लिए, आप फैट खाते हैं तो कम एनर्जी लगता है पचाने के लिए, 4% लग रहा है। ठीक है, इसीलिए फैट क्या होता है कि हम लोग को सबक्यूटेनियस में जाकर स्टोर हो जाता है। और देखते हैं ना, जो बॉडी बिल्डर होता है वो प्रोटीन खाता है, और जो मोटे लोग होते हैं, थल मोटे जो होते हैं, ओबीज लोग, ठीक है, तो उनमें फैट ज़्यादा होता है। इसीलिए बोला जाता है फैटी चीज़ कम खाओ। क्यों? क्योंकि उसको पचाने में बहुत कम एनर्जी लग रहा है, 4% लग रहा है, वहीं प्रोटीन पचाने में 30% लग रहा है। ठीक है, अब तीसरा होता है हीट प्रोडक्शन का एक्सरसाइज। देखिए एक्सरसाइज करने से हीट लॉस भी होता है और हीट प्रोड्यूस दोनों होता है। ठीक है, तो एक्सरसाइज से हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस दोनों होता है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज द स्केलेटल मसल्स हैव लार्ज प्रोडक्शन ऑफ हीट एनर्जी। 80% लगभग हीट एनर्जी निकलता है किससे, स्केलेटल मसल, किससे, एक्सरसाइज के ड्यूरिंग, एक्सरसाइज के टाइमिंग में। ठीक है, तो हम लोग बॉडी गर्मी पैदा करता है एक्सरसाइज में, तभी तो पसीना आता है। वो तो क्या हुआ, हम लोग का एक्सरसाइज भी एक हीट प्रोडक्शन करने का एक जरिया है। ठीक है, चौथा होता है आपको हार्मोन जैसे कि थायराइड हुआ या मेंस्ट्रुअल साइकिल में हार्मोन जो निकलते हैं, LH FSH वगैरह वगैरह जो भी जो है। ठीक है, देखिए तो हार्मोन्स ऑल्सो डच हीट प्रोडक्शन लाइक इन एड्रेनलिन, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो देखिए ये सब क्या करता है कि टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो टेम्परेचर कितना से इंक्रीज हो जाए, 0.5 डिग्री यानी आधा डिग्री सेल्सियस और 1 फahrenheit। देखिए 1 फahrenheit मतलब आधा डिग्री सेल्सियस, यानी 0.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, ये सब हार्मोन जब निकलेगा। ठीक है, या 1 डिग्री फahrenheit। ठीक है, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल में बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, किसी का पीरियड रहता है, पीरियड के टाइम में देखिएगा उसका बॉडी हीट हो जाता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर इसलिए बढ़ता है, उसको हार्मोन निकलता है, हार्मोन की वजह से क्या होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसलिए अगर थर्मामीटर में उसको नापेंगे तो टेम्परेचर बढ़ा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, किसी तरह का डिजीज कंडीशन हुआ तो डिजीज कंडीशन में भी क्या होता है कि हीट निकालता है। जैसे फीवर इज ए डिफेंस मैकेनिज्म इन व्हिच ए हीट या रेज टेम्परेचर किल बैक्टीरिया। देखिए फीवर एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म होता है। ठीक है, जो क्या करता है कि अगर हम लोग के शरीर में किसी तरह का बैक्टीरिया आ गया है या किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है तो उस केस में क्या करेगा, बॉडी टेम्परेचर रेज हो जाएगा, चाहे बॉडी हीट पैदा करेगा। ठीक है, जिससे वो बैक्टीरिया मर जाए, तो इससे भी क्या होता है, वो भी हीट पैदा करने का एक जरिया होता है। और देखिए 0.6 डिग्री सेल्सियस LH हार्मोन हुआ, FSH हार्मोन हुआ इंक्रीज होने पर, ठीक है, या TSH हार्मोन इंक्रीज होने पर 0.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक, देखिए कोर बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, तो इट इज द इंटरनल टिश्यू ठीक है, टिश्यू टेम्परेचर। तो कोर बॉडी टेम्परेचर का वो इट इज द इंटरनल टिश्यू टेम्परेचर 100 डिग्री फahrenheit से 37.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, या तो 100 डिग्री फahrenheit बोल सकते हैं, या तो 37.8 डिग्री फahrenheit। एक क्या होता है आपको, कोर बॉडी टेम्परेचर होता है। कोर बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37.8 डिग्री सेल्सियस या
100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। इसके बाद एक्यूरेट टेम्परेचर हम लोग कहाँ से लेते हैं, रेक्टम से मिलता है। एक्यूरेट टेम्परेचर कहाँ से मिलता है, रेक्टम से मिलता है। देखिए न्यूट्रिएंट दो तरह का होता है, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट हुआ, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट हुआ, ठीक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमेट, और यहाँ पर माइक्रो नहीं मैक्रो, ठीक है। देखिए मैक्रो न्यूट्रिएंट को हम लोग प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट को क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल भी बोलते हैं। कहा है कि इसका काम एनर्जी देना होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलता है, फैट से, प्रोटीन से। वही माइक्रो न्यूट्रिएंट मिनरल और विटामिन होते हैं, ठीक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन होते हैं, मिनरल्स और विटामिन। और मिनरल्स और विटामिन का काम का होता है कि बॉडी में रिएक्शन करवाना। जैसे कि मान लीजिए हीमोग्लोबिन के हमारे बॉडी में कमी है तो आयरन खा लेंगे तो वो मेंटेन कर देगा, ठीक है। जैसे जैसे बॉडी में जैसे कि हमारे बॉडी में किसी भी तरह का कमी है तो उसको मेंटेन कौन करता है, मिनरल और विटामिन, ठीक है, रिएक्शन करवा के। जैसे मेरे बॉडी में जिंक की कमी है, ठीक है, तो जिंक है तो कमी है तो उसे जिंक डिफिशियंसी होगा, तो इसलिए तो हमारे बॉडी में जब जिंक आएगा तो उस जिंक को क्या करेगा, इंसुलिन बनाने में काम आ जाएगा, ठीक है। तो हम जैसे मेरे बॉडी में जिंक है तो वो इंसुलिन बनाने में काम आएगा, ठीक है। देखिए बहुत जल्दी एनर्जी चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट ले लो, मतलब ग्लूकोज ले लो, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट लेने यानी एनर्जी लेने के लिए, एनर्जी देने के लिए बात किया जा रहा है तो सबसे पहले क्या लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि गन्ना का रस या किसी का रस आदमी लेता है तो ग्लूकोज ही है ना, तो वो बहुत जल्दी एनर्जी देता है, ठीक है। प्रोटीन को पचाने में लगभग 30% एनर्जी लगती है, इसका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है। अभी जस्ट आपको ऊपर बताए कि प्रोटीन को पचाने में लगभग 30% एनर्जी लगती है, इसका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है। वहीं फैट को खाए और उसको ये सब क्यूटेनियस में जाकर क्या होता है, देखो जब हम फैट को खाते हैं तो वो सब क्यूटेनियस में जाकर स्टोर हो जाता है, मतलब इसको पचाने में 4% एनर्जी लगती है, वहीं प्रोटीन को पचाने में 30%, ठीक है। अब देखिए थर्मोलाइसिस क्या होता है। देखिए इट मीन्स लॉस ऑफ हीट या लॉस ऑफ एनर्जी फ्रॉम द बॉडी, डेट इज कॉल्ड थर्मोलाइसिस। अगर हमारे बॉडी से एनर्जी या हीट का लॉस होगा तो उसको क्या बोलेंगे, थर्मोलाइसिस। देखिए अप्रॉक्स 85% हीट लॉस थ्रू स्किन, 85% हीट लॉस जो होता है ना स्किन के थ्रू हो जाता है। बचा हुआ जो होता है तो उससे हम लोग का क्या होता है कि रिस्पायरेशन से यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम से, स्टूल से या यूरिन से हीट लॉस होता है, ठीक है। ये देखिए ये क्लिनिकल थर्मोमीटर है। क्या है, क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर के ए वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, बल्ब बोलते हैं, और इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, स्टेम बोलते हैं। देखिए ये बल्ब होता है, ये स्टेम होता है, और इसमें क्या भरा होता है, मरकरी होता है, ठीक है। तो जब ओरल टेम्परेचर लेते हैं तो ओरल टेम्परेचर लेते हैं तो उसके लिए तो क्लिनिकल थर्मामीटर अलग होता है, जो रेक्टल थर्मामीटर लेते हैं तो उसके लिए क्लिनिकल थर्मामीटर अलग होता है। जो ओरल थर्मामीटर होता है तो उसका जो बल्ब दिख रहा है ना, ये लंबा होगा और सिलेंड्रिकल होगा। अगर मुंह में जैसे कि लेना है तो उसके लिए क्या होगा, बल्ब उसका लंबा होगा और सिलेंड्रिकल होगा। वहीं रेक्टल थर्मामीटर जो होता है तो रेक्टल थर्मामीटर तो इसमें क्या होता है कि ये जो होता है ना, ये थिक होता है और छोटा होता है, तो थिक एंड शॉर्ट बल्ब होता है रेक्टल थर्मोमीटर में। अब देखिए थर्मोमीटर डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। तो थर्मामीटर को डिसइंफेक्ट किससे करते हैं, तो इसके लिए हम लोग रेशियो लेते हैं सेवलॉन का, लाइसोन का और डिटॉल का। तो सेवलॉन कितना लेते हैं, 1:20, लाइसोल कितना लेते हैं, 1:40 और 1:40 डिटॉल लेते हैं। तो सेवलॉन कितना लेंगे, 1:20 और 1:40 लेंगे आपको लाइसोल और डिटॉल, ठीक है। देखिए थर्मोमीटर को हॉट वाटर से वॉश नहीं करना चाहिए, धोना नहीं चाहिए, ठीक है। काहे कि यह टूट जाता है, तो थर्मोमीटर को हॉट वाटर से वॉशिंग नहीं करते हैं, काहे कि यह ब्रेकेज हो जाता है, टूट जाता है। थर्मोमीटर को एरोप्लेन में नहीं ले जाना चाहिए। देखिए थर्मोमीटर का अंदर आपको होता है Hg यानी मरकरी होता है, ठीक है। अब मरकरी मान लीजिए थर्मोमीटर मेरा हम एरोप्लेन में लेकर गए हैं यात्रा करने के लिए, थर्मोमीटर मेरा टूट गया तो उसमें से मरकरी निकला और मरकरी जाकर दूसरे से रिएक्शन कर जाएगा, जिससे हम
से क्या होगा कि एरोप्लेन में किसी तरह का दिक्कत आ सकता है, ठीक है, क्योंकि वो रिएक्शन कर जाएगा। तो इसीलिए थर्मोमीटर को एरोप्लेन में नहीं ले जाता है। देखिए एक ऐसा टेम्परेचर तो होता होगा जिसपे कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होता है। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट ये बराबर कितने पे होता है? -40 डिग्री पे, -40 पे। The temperature in Fahrenheit and in Celsius scales are equal at -40 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है। अब देखिए हम लोग टेम्परेचर लेने का कॉमन साइट देखते हैं। तो सबसे पहले ओरल साइट देखे हैं, ठीक है। ओरल साइट कहाँ लेते हैं? सबलिंगुअल में। देखिए सब मतलब क्या होता है? नीचे, लिंगुअल मतलब क्या होता है? जीभ। तो बिलो टंग डेट इज कॉल्ड सबलिंगुअल। तो सबलिंगुअल जब मुंह में लेंगे तो कितने मिनट तक? तो 2 मिनट तक रखते हैं, ठीक है। टंग के नीचे बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होता है, इसलिए इसे टेम्परेचर लेना आसान होता है, ठीक है। तो ओरल में क्या होता है कि जीभ के नीचे बहुत सारा ब्लड सप्लाई होता है, इसलिए इसे टेम्परेचर लेना आसान होता है। अब देखिए साफ सफाई अगर करना होगा थर्मोमीटर का तो कहाँ से करेंगे? तो कम साफ सरफेस की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए कि देखिए मान लीजिए मेरे पास ये थर्मोमीटर है, चलिए इसी को मानते हैं हम लोग थर्मोमीटर, ठीक है। ये मेरे पास थर्मोमीटर है। तो ए वाला जो पोर्शन हुआ इसका बल्ब हुआ और ए वाला स्टेम हुआ, तो ठीक है। तो मान लीजिए इधर क्या है, ज़्यादा गंदा है और इधर कम गंदा है। तो कम गंदा है तो कम गंदा की तरफ से आएंगे ज़्यादा गंदा की तरफ की ओर से, ठीक है। तो कम गंदा से ज़्यादा गंदा जगह पर जाना चाहिए, ठीक है। ये ज़्यादा गंदा है, कम गंदा है, तो कम गंदा से इधर जाएंगे कहाँ? तो ज़्यादा गंदा की तरफ। देखिए थर्मामीटर यूज करने से पहले बल्ब के स्टेम की ओर, जैसे देखिए थर्मामीटर यूज करने से पहले बल्ब ये हुआ ना, बल्ब, तो इधर से लेके स्टेम की ओर साफ करेंगे। क्यों? देखिए यूज करने से पहले क्या करेंगे कि यही ना मुंह में डाला जाता है, तो इसको जब मुंह में डाला जाता है क्या करेंगे, इसको तो ज़्यादा गंदा यहीं रहेगा, तो इसको सबसे पहले इसको सफाई करेंगे। डालने से पहले इसको सफाई करेंगे। क्यों? क्योंकि इसको मुंह में डालना है, तो इसको सफाई करेंगे, इधर से लेके स्टेम की ओर जाएंगे। वहीं जब आफ्टर यूज मतलब यूज कर लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे कि स्टेम में कम गंदा है और इधर ज़्यादा गंदा है, तो कम गंदा से इधर स्टेम से बल्ब की ओर आएंगे, ठीक है। अब देखिए कंट्रा इंडिकेशन ऑफ थर्मोमीटर। देखिए किस किस को ओरल के लिए हम लोग कंट्रा इंडिकेशन है थर्मोमीटर उसको नहीं लगा सकते। जैसे कि हॉट, कोई गर्म या ठंडा लिक्विड ले लिया हो, या कोई स्मोकिंग मतलब शराब लिया हो, या किसी तरह का सिगरेट या गंजा फूका हो, ठीक है। तो उस केस में हम लोग उसको थर्मामीटर नहीं लगाएंगे, ठीक है। ओरल में मतलब मुंह में उसको थर्मामीटर नहीं देंगे। कब देंगे? 15 से 30 मिनट के बाद देंगे, ठीक है। तो 15 से 30 मिनट तक कम से कम नर्स को वेट कर लेना चाहिए ये सब लेने के बाद, ठीक है। इसके बाद देखिए जो इन्फेंट होता है तो उस इन्फेंट में भी हम लोग ये ओरल थर्मामीटर नहीं लगाते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल हु ब्रीद थ्रू द माउथ एंड या ऑक्सीजन थेरेपी, अगर किसी इंडिविजुअल को मुंह में किसी तरह का दिक्कत है या मतलब या मुंह से सांस ले रहा है, ऑक्सीजन थेरेपी लगा है, तो उसको ओरल टेम्परेचर नहीं लेना है, ठीक है। द कैमेटोज ऑफ ऑब्टुंड पेशेंट्स या क्रिटिकली इल, मतलब वह पेशेंट जो कोमा में है, ठीक है, वो बेहोश है और अचानक उठ जा रहा है, अचानक सो जा रहा है, तो उस पेशेंट को भी आपको थर्मामीटर नहीं लगाना है मुंह में, ठीक है। इन केस ऑफ ओरल सर्जरी हुआ है या ओरल इन्फेक्शन है, तो उस केस में भी आपको नहीं लगाना है। इसके बाद देखिए रेक्टल टेम्परेचर देखते हैं। तो एडल्ट में जो थर्मामीटर होता है वो 1.5 इंच डालते हैं रेक्टल में, और चिल्ड्रेन में 1 इंच और इन्फेंट में 1/2 इंच, ठीक है। और 2 मिनट एनल कैनाल में डालते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर पूछेगा कि मोस्ट एक्यूरेट टेम्परेचर कहाँ से लेते हैं, तो वो रेक्टल टेम्परेचर हुआ, ठीक है। तो मोस्ट एक्यूरेट रेक्टल टेम्परेचर टेकिंग टेम्परेचर साइट होता है, ठीक है। और क्या, मान लीजिए ये मेरे पास थर्मामीटर है, तो ये जो इसका बल्ब दिख रहा है, तो बल्ब को क्या करेंगे, अच्छे से उसको साफ कर लेंगे। इसके बाद उसमें हम लोग लुब्रिकेट कर देंगे, मतलब किसी तरह का चिपचिपा पदार्थ डालेंगे, ठीक है। तो लुब्रिकेट द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर बिफोर इंसर्टिंग, प्लेस द
क्लाइंट इन द सिम्स पोजीशन, जो भी मेरे पास पेशेंट है या क्लाइंट है तो उस क्लाइंट या पेशेंट को क्या करेंगे हम लोग सिम्स पोजीशन में कर देंगे, ठीक है। सिम्स पोजीशन में करने के बाद तब उसका टेम्परेचर लेंगे। इसके बाद होता है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ऑफ रेक्टल टेम्परेचर। रेक्टल टेम्परेचर के भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है कि मतलब रेक्टल टेम्परेचर किसको नहीं दे सकता है, उसको नहीं हम लोग दे सकते हैं जिसका रेक्टल सर्जरी हुआ है या जिसको रेक्टम में किसी तरह का डिजीज हो, किसी तरह का बीमारी रेक्टम में है या रेक्टल सर्जरी हुआ, उसको हम लोग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए चिल्ड्रेन जिसको डायरिया हुआ हो या फीकल इन्फेक्शन है या रेक्टल ब्लीडिंग हो रहा है उसको हम लोग रेक्टल थर्मोमीटर से नहीं करेंगे, ठीक है। या न्यू बॉर्न, देखिए न्यू बॉर्न को हम लोग काहे रेक्टल से नहीं करते, काहे इसको उसका एनल स्फिंक्टर अभी डेवलप कर रहा है, ठीक है, तो खराब होने का ज़्यादा चांस होता है, इसलिए हम लोग न्यू बॉर्न में रेक्टल टेम्परेचर नहीं लेंगे, ठीक है। पेशेंट ऑफ हार्ट डिजीज और हार्ट सर्जरी, जिस पेशेंट को हार्ट डिजीज हुआ हो या हार्ट सर्जरी हुआ हो तो उसको भी हम लोग रेक्टल से नहीं लेंगे, ठीक है, कैसे स्लो हार्ट रेट हो जाता है वेगस स्टिमुलेशन से, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले को और WBC इंक्रीज वाले को, तो ये सब कंट्रा इंडिकेटेड हम लोग देख लिए। अब देखते हैं हम लोग एक्सिलरी टेम्परेचर, ठीक है। तो एक्सिलरी टेम्परेचर का तो मोस्ट कॉमन रूट फॉर टेकिंग टेम्परेचर, तो एक्सिलरी टेम्परेचर अगर आपसे पूछेगा कि मोस्ट कॉमन रूट फॉर टेकिंग टेम्परेचर तो वो आपको क्या लिखना है, एक्सिलरी रूट। वहीं एक्यूरेट अगर पूछेगा कि एक्यूरेट किससे आता है तब आपको वहाँ पर रेक्टल लिखना है, ठीक है। तो देखिए इट इज नॉट एक्यूरेट, मतलब एक्सिलरी नॉट एक्यूरेट एज द ओरल रेक्टल या टिम्पैनिक मेथड, सो इट इज यूज्ड ओनली इफ अदर मेथड्स आर कंट्रा इंडिकेटेड। जब दूसरा मेथड को कंट्रा इंडिकेटेड होगा तब हम लोग एक्सिलरी यूज करते हैं, ठीक। और एक्सिलरी टेम्परेचर 3 से 5 मिनट तक आर्म में रखते हैं। एक्सिलरी टेम्परेचर में 3 से 5 मिनट तक थर्मोमीटर को आर्म में रखते हैं, बाह में, ठीक है। इसके बाद होता है टिम्पैनिक या टेम्पोरल आर्टरी टेम्परेचर, ठीक है। टिम्पैनिक टेम्परेचर या टेम्पोरल आर्टरी टेम्परेचर या टिम्पैनिक टेम्परेचर इज ऑब्टेन्ड बाय इंसर्टिंग द प्रोब्स इनटू द ऑडिटरी कैनल, ठीक है। इसके बाद देखिए जो सरफेस टेम्परेचर होता है तो कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। तो ग्रेड ऑफ फीवर या ग्रेड ऑफ पायरेक्सिया देखते हैं, ठीक है, फीवर या पायरेक्सिया ग्रेड ऑफ। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है लो पायरेक्सिया या माइल्ड पायरेक्सिया, लो या माइल्ड पायरेक्सिया तो 99 यानी 99 फ़ारेनहाइट से लेके 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है, ठीक है। वही मॉडरेट हो जाएगा तो 100 से लेके 103 फ़ारेनहाइट तक, ठीक है। और हाई पायरेक्सिया कब बोलेंगे 103 से 105 के बीच में, 105 ले जब ऊपर हो जाएगा उसको हाइपरथर्मिया या हाइपर पायरेक्सिया बोलेंगे, ठीक है। उसी तरह जैसे हाइपर पायरेक्सिया उसी तरह हाइपोथर्मिया हुआ, देखिए अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो हाइपरथर्मिया बोलेंगे, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपको हाइपरथर्मिया और टेम्परेचर घटेगा तो हाइपोथर्मिया, ठीक है। तो हाइपोथर्मिया मतलब टेम्परेचर घट गया, ठीक है। माइल्ड हाइपोथर्मिया मतलब 90 से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हुआ और मॉडरेट हाइपोथर्मिया मतलब 86 से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट हुआ, ठीक है। और सरफेस हाइपोथर्मिया बिलो 86 फ़ारेनहाइट हुआ। देखिए बच्चों में यानी चिल्ड्रेन में हाइपोथर्मिया होता है, काहे कि ब्राउन एडिपोज टिश्यू बच्चों में नहीं होता है। देखिए ब्राउन एडिपोज टिश्यू डेवलप कब होता है तो बच्चा जब 6 मंथ तक होता है ना, जब अनाज खाना स्टार्ट कर देता है बच्चा तब उसका ब्राउन एडिपोज टिश्यू डेवलप होता है, ठीक है। इसके बाद होता है रिगर, देखिए ए सडन पैरोक्सिमल शेकिंग चिल अकरिंग ड्यूरिंग ए फेब्राइल इलनेस या ठीक है किस में आता है मलेरिया फीवर में। मलेरिया फीवर में ठंडा के साथ फीवर आता है, बहुत ठंडा लगता है, चिलिंग, ठीक है। द रिस्पिरेटरी एल्कोसिस में अकर्स इन सिविरिंग ड्यू टू द हाइपर वेंटिलेशन, ठीक है। ये हमारे पास टेम्परेचर हुआ था, टेम्परेचर में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। देखिए अगर वीडियो का रिस्पांस अच्छा आया तो हम BTC का टोटल A to Z सिलेबस करवा देंगे विदिन 2 से 2.5 मंथ में। अगर रिस्पांस अच्छा नहीं आया, ठीक है, नोट्स का, तो ये मेरा लास्ट वीडियो है, ठीक। थैंक यू।